स्टूडेंट, आज हम 11वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे अध्याय 6B उपग्रहों की गति। ठीक है, मतलब इस अध्याय में हम उपग्रहों से संबंधित गणना, उनके वेग क्या है, वो कैसे परिक्रमा करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारे इस अध्याय का, वो है पलायन वेग। ठीक है, पलायन को मैं थोड़ा साधारणता समझा देता हूँ। जैसे कि हम गाँव से जो शहरों में जाते हैं, जो नीचे जो है कम कैटेगरी के जो व्यक्ति जो है मजदूर कैटेगरी, तो हम उसको पलायन बोलते हैं। इसी प्रकार जब कोई वस्तु या पिंड जो है पृथ्वी से कहाँ जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, और जो आवश्यक वेग रहेगा पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने के लिए, उस वेग को हम पलायन वेग कहेंगे। और जबकि पृथ्वी पे वापस नहीं आएगा वस्तु, है ना, जैसे कि साधारणतः जब किसी वस्तु को फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो एक निश्चित समय बाद गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींच लेता है, वो नीचे आ जाता है। लेकिन एक ऐसा वेग जब वो नीचे वापस ही नहीं, वो अंतरिक्ष में, मतलब हमारे जो कक्षीय गति को पार करके सीधा अंतरिक्ष में चला जाए, पलायन वेग कहलाएगा। ठीक है, अब इसका हम व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं पलायन वेग के लिए। तो मान लेते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है उसका क्या है, द्रव्यमान m है, और उसके केंद्र से परिधि की जो दूरी वो अर्थात त्रिज्या क्या है, r। ठीक है, अब जो पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पे एक क्या है, एक पिंड जो है, इसका द्रव्यमान क्या, स्मॉल है। ठीक है, जो बिंदु P पर उपस्थित है, ये जो है बिंदु P पर उपस्थित है, इसका द्रव्यमान m। ठीक है, अब जो है हम कुछ क्षण के लिए उसको जो है बिंदु P से बिंदु Q तक हम बल लगा के बल की ओर फेंकेंगे, उसको विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं dx है, ये हो गया। ठीक है, अब जो है तब पृथ्वी के द्वारा जो है उस स्मॉल m द्रव्यमान का जो है पिंड है, उस पर लगाया जाने वाला जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से हमने निकाल के रखा है, F बराबर होता है gm अपॉन x का वर्ग, जहाँ x क्या है, दूरी का वर्ग है। यहाँ से लेकर उस केंद्र से दूरी क्या था, m। ठीक है, ये सॉरी x था, ये हो जाएगा दूरी का वर्ग। अब हम पिंड को क्या है, बिंदु P पर उपस्थित है, उसको हम कहाँ पहुँचाते हैं, थोड़ा सा विस्थापन कर लेते हैं, बल लगा के Q दूरी पर पहुँचा लेते हैं। तो किए गए कार्य क्या होते हैं, बल गुणित विस्थापन होते हैं। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, dw कार्य करेंगे क्योंकि अल्प विस्थापन कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, f dx हो जाएगा। ठीक है, अब जो होगा तो इस मान को रख लेते हैं, ये हो जाएगा gm dx अपॉन में हो जाएगा x का वर्ग। ये क्या है, किया गया कार्य dw के बराबर। ठीक है, अब हम चूंकि वस्तु को इतना विस्थापित करना है कि वो पलायन हो जाए, पृथ्वी सतह पे वापस ना आए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पिंड को जो है पृथ्वी की सतह, पिंड को पृथ्वी सतह, है ना, पृथ्वी सतह जो है x बराबर r जो है से कहाँ तक ले जाना है, पृथ्वी की सतह से अनंत पे, अनंत मतलब x बराबर अनंत पे ले जाना है, तब जाके क्या होगा, वो वापस पृथ्वी पे नहीं आएगा। के द्वारा किया गया कार्य पिंड को पृथ्वी सतह x से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, तो पृथ्वी को अनंत से पृथ्वी सतह में ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा समाकलन dw। इसका हमें समाकलन करना पड़ेगा क्योंकि जब छोटा छोटा विस्थापन करेंगे तो समाकलन करेंगे, और समाकलन कहाँ से रहेगा, यहाँ से कहाँ से करेंगे, इसके लिए हमें समाकलन करना होगा r से अनंत तक, है ना, पृथ्वी की त्रिज्या से ये जो दूरी से अनंत तक हमको ऊपर ले जाने में जो किया गया कार्य के बराबर होगा। अब जो है इन मानों को रख लेते हैं, dw का मान हमें पता है कितना है, gm अपॉन में x का स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब x के सापेक्ष समाकलन करने तो x का होगा, बाकी नियतांक हो जाएगा, उसको बाहर कर देते हैं, gm सॉरी इतना बस होगा इंफिनिटी टू r x की पावर माइनस r dx। इतना कर सकते हैं, इसको जो ऊपर ले गए तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, इसका समाकलन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x की घात माइनस 2 धन 1 बटे माइनस 2 धन 1, और ये हो जाएगा r टू इंफिनिटी। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, वो gm बराबर x की घात माइनस 1 बटे माइनस 1 और इंफिनिटी टू r। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो है आगे हल कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर कर देते हैं, तो gm 1 बटा x का लिमिट रहेगा r टू इंफिनिटी। ठीक है, आगे मान को रख देते हैं, gm एक बार क्या हो जाएगा, अनंत को रखेंगे और एक बार रखेंगे r को। अधिकतम सीमा को पहले रखते हैं और न्यूनतम सीमा को बाद में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हो जाएगा gm माइनस में r, यहाँ से लिखेंगे
1/n का मान क्या होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा GMM अपॉन में R, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस उसको प्लस कर देगा। तो ये जो होगा किया गया कार्य, ठीक है, आया यहाँ तक के समझ में। अब जो है यह कार्य जो पिंड को क्या करेगा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी। ये जो किया गया जो कार्य जो है वो क्या करेगा, पिंड को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा। गतिज ऊर्जा मतलब उसको आगे बढ़ने के लिए, पलायन वेग के लिए मान लेते हैं पिंड का जो पलायन वेग क्या है VE है, पिंड का पलायन वेग VE है, ठीक है। मान लेते पिंड का पलायन वेग V है, तो पिंड की जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, पिंड की जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगा, वो होगा 1/2 mVE का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो गतिज ऊर्जा और जो किया गया कार्य दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। ये है गतिज ऊर्जा, तो W बराबर K, ठीक है। तो इन मानों को रख लेते हैं GM स्मॉल m बटे R इज इक्वल टू 1/2 mV का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है, पलायन वेग का V का मान निकालना है, तो उसमें पक्षांतर कर देंगे बाकी राशि को और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो V बराबर कितना मिलेगा, VE का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2GM बटे R, ठीक है, या VE बराबर हो जाएगा 2GM बटे R, ये हो गया V का मान, पलायन वेग का मान, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, गुरुत्वीय त्वरण और सापेक्षिक गुरुत्वाकर्षण में क्या संबंध है, G बराबर होता है स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल GM बटे R का वर्ग, ठीक है, ये जानते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से जो इसका मान रख लेते हैं, G का मान जो है, GM का मान हम क्या कर सकते हैं, G इंटू RG का वर्ग बराबर क्या रख सकता हूँ मैं, GM। अब इसमें रख देते हैं ना, GM का जो मान है यहाँ रख देते हैं, तो VE बराबर क्या हो जाएगा 2GM की जगह कितना रखूंगा, GR का वर्ग और पूरे के बटा में है R, ठीक है। ये मान जो है इसके जगह रख दिया, तो R और R बढ़ जाएगा और VE का मान हो जाएगा √2G इंटू 1R बचेगा, ये मिल जाएगा पलायन वेग का व्यंजक। तो पलायन वेग किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है, वो है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है और पृथ्वी की त्रिज्या पे निर्भर करता है, ठीक है, ना किसी मतलब जिस वस्तु को जो हम ऊपर फेंक रहे हैं या फिर प्रक्षेपित कर रहे हैं उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है पलायन वेग का मान। आया समझ में, देख लो इसको एक बार अच्छे से। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, पलायन वेग का व्यंजक निकाल चुके हैं पृथ्वी सतह के सापेक्ष जो है। अब है पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग की गणना, मतलब पृथ्वी सतह पे कितना बल लगाया जाएगा, किसी वस्तु को पृथ्वी से बाहर करना है तो कितना वेग रहेगा किसी वस्तु का कि वो प्रक्षेपित होकर पृथ्वी से बाहर चला जाएगा, वापस पृथ्वी पे नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या है, पलायन वेग का फॉर्मूला क्या रहता है, VE बराबर है √2GR, मतलब इस पर गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी की त्रिज्या पे निर्भर करता है। तो हम जानते हैं V है, G का मान क्या है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है और पृथ्वी की त्रिज्या कितना है 6.67 गुणित 10 की घात 6 मीटर, ये है, ठीक है। ये भाई किसके मान है, पृथ्वी की त्रिज्या है और क्या बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो इन मानों को जो है VGR में रख लेते हैं, तो VE बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणित 9.8 गुणित 6.64 गुणित 10 की घात माइनस 10 की घात 6, ठीक है। इन मानों को जब रख के आप हल करोगे तो आंसर मिलेगा, आप इसको हल कर लीजिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये होगा किसका मान है, ये पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान, ठीक है। आया समझ में, मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी सतह के सापेक्ष फेंकते हैं तो वो जो है पृथ्वी के जो है गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, वापस नहीं आता, ठीक है। इसी प्रकार हम चंद्रमा की बात कर लेते हैं, चंद्रमा की सतह से पलायन वेग की गणना। तो चंद्रमा की सतह से पलायन वेग की गणना के लिए क्या क्या जरूरी है, चंद्रमा के लिए G का मान, चंद्रमा के लिए G का जो मान होता है 1.7 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग होता है, ठीक है। और चंद्रमा की जो त्रिज्या है उसका मान है R का मान 1.74 10 की घात हो गया। इन मानों को रख लेते हैं, तो VE बराबर हो जाएगा, इसके लिए है ये मून के लिए है ना, मून के लिए क्या हो जाएगा 2 गुणित 1.7
गुणित 1.76 गुणित 10 की घात 6। ठीक है, जब इसको आप हल करोगे तो इसका आंसर आएगा 2.43 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये किसका मान है? मूल के। अगर हम चंद्रमा में और 2.43 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से किसी वस्तु को जब फेंकेंगे चंद्रमा सतह पे रह के, तो चंद्रमा पे वापस नहीं आएगा, वो चला जाएगा। ठीक है, ये है पलायन वेग की गणना पृथ्वी और चंद्रमा। हम आगे बात करते हैं पलायन वेग का महत्व। देखिए पलायन वेग का महत्व क्यों है। ठीक है, तो जैसे जो छोटे ग्रह बुध या शुक्र ग्रह है ना, उनका जो होता है पलायन वेग का मान जो है गैसों का जो तापी माध्य वेग से भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, मतलब पलायन वेग का मान काफी कम होता है। जैसे कि पृथ्वी के लिए 11 किलोमीटर है, इसके लिए जो है 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो बुध और शुक्र ग्रहों के लिए जो पलायन वेग का जो मान है वो गैसों के जो तापी माध्य वेग से भी कम होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? गैस जो होंगे, मतलब बुध ग्रह या शुक्र ग्रह के जो वायुमंडल से या उनकी सतह से गैस जो है पलायन करके चले जाते हैं। इसी वजह से शुक्र ग्रह और बुध ग्रह पे कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। जिन ग्रहों के लिए पलायन वेग का मान ज्यादा होता है वहाँ सघन वायुमंडल पाया जाता है, जैसे कि हमारा पृथ्वी हो गया, बृहस्पति, शनि ग्रह में देखना कि वहाँ और ज्यादा सघन माध्यम है। मतलब जो है जो भी गैस के कण या कोई भी कण जो होंगे पृथ्वी सतह पे आसानी से उस सतह को छोड़ के नहीं जा सकते, है ना। तो ये है पलायन वेग का महत्व। आया समझ में? तो इसी कारण है पृथ्वी पे वायुमंडल को होना, इसका मुख्य कारण है कि यहाँ के पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अर्थात जो गैस के जो कण हैं वो आसानी के साथ पृथ्वी सतह को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण को खींच के रखा है। इसलिए पृथ्वी पे क्या उपस्थित है? वायुमंडल उपस्थित है, तथा पृथ्वी पे हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैस जो है उपस्थित नहीं है या उनकी मात्रा कम। उसका रीजन क्या है? हीलियम गैसों का जो द्रव्यमान काफी कम होता है, इसलिए जो है वो जो है उनका जो पलायन वेग जो होगा कम है और आसानी के साथ जो है वो पृथ्वी से बाहर चले गए। ठीक है, छोटे उपग्रहों में पलायन वायुमंडल न होने का कारण क्या है? कि पलायन वेग का मान कम है। ठीक है, आया समझ में? अब हम आगे बात करते हैं उपग्रह। हमारा चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है उपग्रह। तो उपग्रह से पहले हम बात कर लेते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह क्या है? सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये सारे ग्रह है। लेकिन ग्रहों के भी क्या है? अपना ग्रह है, ऐसा बोल सकते हैं, जिन्हें उपग्रह कहा जाता है। मतलब वे खगोलीय पिंड जो पृथ्वी या फिर मंगल का जो चक्कर लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अगर हम ग्रहों की बात करते हैं शुक्र और बुध ग्रह की, तो उनके तो कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन हमारा पृथ्वी और मंगल के जो हैं, पृथ्वी के एक ग्रुप उपग्रह है, चंद्रमा जिसको आप सभी जानते हैं, तथा मंगल के 2 उपग्रह है। ठीक है, इन्हें कहा जाता है उपग्रह। उपग्रह भी क्या है? जैसे सूर्य के चारों पृथ्वी चक्कर लगाता है और अपने अक्ष में घूमता है, उसी प्रकार उपग्रह भी जो है पृथ्वी या अन्य खगोलीय पिंडों के चक्कर लगाता है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी की उपग्रह की बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो उसका जो है एक पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय वो 27.3 दिन है। ठीक है, इसको याद रखना। अब हम बात करते हैं आगे कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, अब है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह क्या है भाई? कृत्रिम उपग्रह के मानव निर्मित उन उपग्रहों को या पिंडों को जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। मानव के द्वारा जो निर्मित है, जो हमारे अपनी सुविधा के लिए, दूरसंचार के लिए, अपने फायदे के लिए उपग्रहों को पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किया गया, उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। इन उपग्रहों को चारों पृथ्वी का जो चक्कर लगाने में, जो परिक्रमा करने में जो ऊर्जा जो प्रदान किया जाता है, या अभिकेंद्र बल जो लगाया जाता है, क्योंकि जब कोई वृत्ति गति करता है तो अभिकेंद्री बल लगता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्राप्त होते हैं ना। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको वृत्ति गति प्रदान करते हैं। कहने का मतलब ये है जैसे कि हमारा पृथ्वी है, ठीक है, और ये उसका कक्षा है, तो जिन उपग्रहों को जो है, मान लीजिए एक उपग्रह है तो इसको जो लगने वाला जो अभिकेंद्र बल जो है, अभिकेंद्र बल, ठीक है, ये जो है पृथ्वी को क्या करता है? पृथ्वी के द्वारा अभिकेंद्र लगाया गया बल है, इस उपग्रह को कक्षीय गति प्रदान करता है या वृत्ति गति प्रदान करता है। ठीक है, और इस उपग्रह के जो इस वृत्ति गति या दीर्घवृत्ति गति को ही उपग्रह का जो है प्रक्षेप का सिद्धांत कहते हैं। उपग्रह प्रक्षेपण का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कभी गति करते हैं तो उपग्रह प्रक्षेपण का सिद्धांत। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं जो उपग्रह प्रक्षेपण का सिद्धांत के जो कुछ तथ्य है, स्मरणीय तथ्य, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ
पहला ये है कि यदि उपग्रह को दिया गया प्रारंभिक क्षैतिज वेग जो है, उपग्रह को जो हम क्षैतिज वेग प्रदान करते हैं ताकि वो उसमें चक्कर लगा सके, अगर वो कक्षीय चाल से कम होता है, अगर जो कक्षीय चाल एक नियमित चाल होता है पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने के उससे कम होगा जो क्षैतिज वेग प्रदान किए, तो जो पृथ्वी पे क्या होगा, जो उपग्रह जो है परवलयाकार पथ गमन करते हुए पृथ्वी पे गिर जाएगा। कहने का मतलब जैसे कि पृथ्वी है, ये उसका कक्षक है ना, अब उसको हमने क्षैतिज वेग प्रदान किया, ये है जिसको हम क्षैतिज वेग प्रदान करते हैं और एक कक्षीय चाल से कम होगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे गति करते हुए कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी पे आके ही गिर जाएगा। ठीक है, ये पहला ही स्मरण तथ्य है। दूसरा ये कि उपग्रह को दिया गया जो क्षैतिज वेग जो है अगर कक्षीय चाल के बराबर है, ठीक है, यदि जो प्रारंभिक क्षैतिज वेग कक्षीय चाल के बराबर होगा तो उपग्रह जो पृथ्वी के वृत्तीय पथ में वो गमन या गति या परिक्रमण करते रहेगा। अगर जो क्षैतिज वेग है, क्षैतिज वेग, ठीक है, पृथ्वी के जो पिंड को जो दिया गया जो क्षैतिज वेग है वो क्या रहेगा, कक्षीय चाल के बराबर रहेगा, कक्षीय चाल है ना, कक्षीय चाल के बराबर रहेगा तो क्या होगा, वो जो है जो पिंड जो होगा वृत्तीय गति प्रदान करेगा या वृत्तीय गति जो है पृथ्वी के सापेक्ष वो वृत्तीय गति परिक्रमण करेगा। ठीक है। तीसरा, यदि उपग्रह को दिया गया जो प्रारंभिक क्षैतिज वेग जो है कक्षीय चाल से अधिक होगा, कक्षीय चाल से अगर ज्यादा हो गया किंतु पलायन वेग से कम रहेगा ना, किंतु पलायन वेग से कम रहेगा, क्षैतिज वेग कक्षीय चाल से ज्यादा तो होगा लेकिन पलायन वेग से कम होगा, तब वो पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ में इस प्रकार से गति करेगा। ठीक है, तब वो क्या यहाँ पे गति करेगा, दीर्घवृत्तीय पथ में गति करेगा। और एक और है, एक लास्ट स्मरण तथ्य यह है कि यदि उपग्रह को दिया गया जो क्षैतिज गति जो है कक्षीय चाल से अधिक और पलायन वेग से भी अधिक हो जाएगा, तब जो है वो जो पिंड जो होगा पृथ्वी सतह पे पृथ्वी के कक्षीय गति ना करके वो कहाँ चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, इस प्रकार से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये था उपग्रहों की गति संबंधित उपग्रह प्रक्षेपण का सिद्धांत और उसके कुछ तथ्य। ठीक है, आगे का जो है मैं कल बताऊंगा, आज के लिए इतना ही। ओके।